बारिश का मौसम आ गया था, लेकिन ना जाने क्यों इस साल बादलों ने जैसे ना बरसने की कसम सिखा ली थी। हर किसी की आंखें नीले आसमान को तक रही थी। बादल का कोई टुकड़ा भूले भटके भी नजर नहीं आ रहा था। कोई गर्मी से बेहाल था, तो कोई अपनी सूखी जमीन को आंसुओं से गीला करने की कोशिश कर रहा था। दूर एक छोटे से गांव में आज ममता भी बहुत परेशान थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो अपनी झोपड़ी से बार बार बाहर आती और बार बार अंदर जाती। शाम ढल रही थी, अंधेरा रात की दस्तक दे रहा था। उसकी बेटी रूपा अभी तक घर नहीं लौटी थी। ममता की 15 साल की बेटी रूपा बहुत खूबसूरत थी और वही ममता के लिए सब कुछ थी। रूपा 8वीं पास थी। सभी कहते थे रूपा कम बुद्धि है, पागल है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कभी पागल नहीं समझती। ममता हरदम कहती, मेरी रूपा पागल नहीं बल्कि भोली है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। थोड़ी देर में रूपा आ गई। ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कहाँ रह गई थी? ममता गुस्से में बोली। माँ, मैं गोपाल चाचा के घर गई थी। क्यों गई थी गोपाल चाचा के यहाँ? माँ, कल चाची मिली थी, बोली रूपा कल आकर गेहूं धो देना, तुझे साड़ी दूंगी। बस वही लेने गई थी। रूपा बोली। बताकर जाना था, कितनी चिंता हो रही थी। माँ, बताकर जाती तो तुम्हें तोहफे में साड़ी कैसे देती। दिखा, तेरी चाची ने कौन सी साड़ी दी है। ये कहकर रूपा ने पन्नी से निकाल कर हरे रंग की साड़ी ममता के हाथों में रख दी। साड़ी तो बहुत अच्छी है। ये साड़ी 3 साल पहले उनके भाई ने रक्षाबंधन पर दी थी। रखते तेरी शादी में तू लेती जाना। सच माँ, कब होगी मेरी शादी? रूपा ने बड़े भोलेपन के साथ ममता से पूछा। बिटिया, राम जी चाहेंगे तो अगली नवरात्रि तक तेरे हाथ पीले हो जाएंगे। जगनपुर के मनोहर जी का बेटा रिक्शा चलाता है, वो भी 8वीं पास है। तुम्हारे पिताजी के दोस्त का बेटा है, सुना है आगे भी पढ़ रहा है। एक बड़ा भाई है, भाभी है, बस वही बात चला रखी है तुम्हारी बुआ ने। राम जी चाहेंगे तो जल्दी ही दरवाजे पर तुम्हारा दूल्हा आएगा और तुम्हें ले जाएगा। माँ, तुम भी साथ चलना, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, रूपा ममता से बोली। ममता ने आगे बढ़कर अपनी लाडली को गले से लगा लिया। अरे बिटिया, ससुराल तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और वही हुआ। अगली नवरात्रि को रूपा की शादी गांव वालों की मदद से बड़े सादे ढंग से उदय के साथ हो गई। रूपा के पिता की मौत के बाद पहली बार ममता इतना रोई थी। गांव की औरतें ममता को समझाती रही। बिटिया को तो ब्याहना ही था। बेचारी ममता अकेली रह गई। एक तरफ तो बिटिया के ब्याह हो जाने से ममता खुद को आश्वस्त महसूस कर रही थी, वहीं दूसरी ओर रूपा की चिंता भी सता रही थी, क्योंकि रूपा बहुत भोली थी। उसे तो दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी। कुछ घंटों के बाद रूपा अपनी ससुराल पहुंच गई। रूपा की सास को दुनिया छोड़े 3 साल हो चुके थे। घर में उसके ससुर मनोहर जी, रूपा का जेठ भोला, जेठानी लीला और पति उदय के अलावा और कोई नहीं था। भोला थोड़ा मंदबुद्धि था, इसलिए घर में वही होता जो लीला और उदय चाहते थे। और जब रूपा ने ससुराल की चौखट पर पैर रखा तो लीला ने रूपा का स्वागत खूब दिल से किया। रूपा की ससुराल के आर्थिक हालात मायके से अच्छे थे। 1 बीघा खेती थी और रिक्शा चलाकर उदय की भी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। कुल मिलाकर खाने पीने की कमी नहीं थी। रूपा, अब ये तुम्हारा भी घर है, हम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बना देंगे, लीला रूपा से बोली। रूपा ने कोई जवाब नहीं दिया। उदय, अपनी पत्नी को घर के पीछे वाले हिस्से में ले जाओ और जो चारपाई रूपा अपनी माँ के यहाँ से लेकर आई है वहीं बिछा दो और रूपा का बक्सा भी वहीं रख दो। ठीक है भाभी। उदय चला गया। रूपा, तुम भी नहा धोकर खाना खा लो, फिर आराम करो। रूपा अभी भी चुप थी। अंधेरी रात थी। रूपा की चारपाई के पास एक छोटा सा दिया जल रहा था। थोड़ी देर पहले तक तो घर में बाबूजी के बोलने की आवाज आ रही थी, शायद खाना खा रहे थे। लीला, नई बहू ने खाना खाया? बाबूजी ने पूछा। हाँ बाबूजी, खा लिया है, बस उदय के भैया ही बचे हैं। अरे वो पागल तो बैठा होगा गांव के किसी कोने में, तुम खा लेना। जी बाबूजी। लगता है बारिश होगी, बाबूजी बोले। हाँ बाबूजी, बादल तो है, लगता तो है। बारिश ना हुई तो इस बार सूखा पड़ जाएगा। लीला के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। थोड़ी देर बाद आवाजें आनी बंद हो गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया और तभी बादल के गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रूपा को अकेले डर लगने लगा। इससे पहले वो कभी अकेली नहीं सोई थी, हमेशा माँ से लिपट कर सोती थी। रूपा घबरा गई, उसे रोना आ रहा था। उसने सोचा, चलकर देखते हैं सब लोग कहाँ चले गए, और अपने छोटे से घर में कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसे खुसर पुसर की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की दिशा में मुड़ गई। जाकर देखा तो लीला बिस्तर पर बैठी थी और उदय उसकी गोद में सिर रखे बिस्तर पर लेटा हुआ था। दीदी, रूपा धीरे से बोली। यूं अचानक रूपा को सामने देख लीला घबरा गई और उदय भी चारपाई से उठ खड़ा हुआ। अरे रूपा, अभी तक सोई नहीं? लीला ने घबराकर रूपा से पूछा। उदय भी भौचक्का होकर रूपा को एकटक निहार रहा था।
रूपा ने धीरे से उदय की ओर देखा और फिर लीला से बोली, दीदी नींद नहीं आ रही, अकेले में डर लगता है, मैं आपके पास ही सोऊंगी। पर रूपा तुम्हारा बिस्तर तो वहां उस तरफ है। नहीं, मैं तो यहीं सोऊंगी, अपने घर में भी मैं माँ के पास ही सोती थी। रूपा बोली, रूपा ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें यहाँ उदय के पास ही सोना होगा। छी दीदी, माँ बोलती है, ये तो गंदी बात होती है। लीला को रूपा की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने उदय की ओर देखा, जो कि अब भी रूपा को एकटक निहार रहा था। ठीक है रूपा, आज तुम मेरे पास सो जाओ, पर कल से अपने बिस्तर पर ही सोना, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी। रूपा ने हामी भरी और लीला के बिस्तर पर लेट गई। उदय, अब तुम यहाँ से जाओगे या रूपा को ही देखते रहोगे? जी भाभी, जा रहा हूँ, पर अब मुझे नींद नहीं आएगी। इतना कहकर वो तेजी के साथ कमरे से निकल गया। अगली सुबह रूपा सबसे बाद में सोकर उठी। लीला के साथ काम में उसकी मदद की और ढेर सारी बातें की, और बेचारा उदय रूपा के आसपास ही भटकता रहा। 3-4 दिन बाद, रूपा, आज से तुम अपने बिस्तर पर सोना। ठीक है दीदी, अब मुझे घर में रहने की आदत हो गई है, मैं अपने बिस्तर पर ही सो जाऊंगी। रात में रूपा खाना खाकर अपने बिस्तर पर सो गई। अभी आंख लगी ही थी कि उसे एहसास हुआ कि बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने डरकर आंख खोल दी। सामने एक आदमी था। वो चीख कर बोली, दीदी जल्दी आओ, देखो। तब तक साया भाग गया। रूपा, रूपा क्या हुआ? लीला रूपा की आवाज सुनकर आ गई। दीदी, अभी यहाँ कोई था। रूपा ने डरते हुए कहा। अरे कोई नहीं है, लीला ने चारों ओर देखते हुए कहा। नहीं, अभी एक आदमी था। रूपा भयभीत थी। तब तक उदय भी आ गया। लीला ने उदय की तरफ देखा और इशारे से पूछा, तुम थे? उदय ने धीरे से नाम में सिर हिला दिया। अब लीला के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। उदय, जाकर पूरे घर की तलाशी लो, देखो कहीं कोई छिपकर तो नहीं बैठा। ठीक है भाभी। उदय चला गया। दीदी, हमें अपनी माँ के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रूपा ने रोते हुए कहा। ठीक है, चली जाना, अभी चुप हो जाओ। लीला बोली। तभी मनोहर जी भी आ गए। अरे आधी रात को क्या शोर मचा रखा है? कुछ नहीं बाबूजी, बस रूपा डर गई। बोली, कोई घर में घुस आया है। तब तक उदय भी आ गया। पूरा घर देख लिया, कोई नहीं है। उदय बोला, नहीं कोई था, मैंने खुद देखा है। रूपा जिद करने लगी। लीला, इसे इसकी माँ के घर भेज दो, अभी ये बच्ची ही है, जब दिमाग आ जाए बुला लेना। जिस दिन से घर आई है, एक दिन भी बहू का एहसास नहीं हुआ। ऐसा लगता है हम कोई बच्चा घर ले आए हैं। मनोहर जी गुस्से में बोले। हाँ भेज दो, मुझे भी नहीं रहना, रूपा बोली। अगले दिन रूपा के घर खबर भिजवा दी गई। ममता तो नहीं आई, पर 4 दिन बाद गांव के 2 बुजुर्ग आकर रूपा को उसकी माँ के पास ले गए। लो ममता, संभालो अपनी बिटिया। सोचा था गांव की बिटिया एक गरीब है, ब्याह हो गया, एक जिम्मेदारी खत्म हुई, पर इसे तो ससुराल वालों ने 2-3 साल के लिए भेज दिया। बोले जब बड़ी हो जाए, समझ आ जाए तो भेज जाना। पता नहीं क्या क्या करके आई है वहां। ममता सिर झुकाकर सब सुनती रही। फिर बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है काका, नहीं तो इस बेबुद्धि को मेरे सारे छोड़कर दुनिया से क्यों चाहते। अब कहाँ फेंकाऊं इसे? ममता, इसे रहन सहन के तौर तरीके सिखाओ, काका ने कहा। ममता ने देखा रूपा को उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। काका के जाने के बाद ममता रूपा से बोली, बिटिया कितना अच्छा समझाकर भेजे थे तुम्हें, और तुम सब गड़बड़ कर दी। नहीं माँ, कुछ नहीं किया मैंने, वो तो घर में चोर आया था, मैंने चिल्लाकर सबको उठा दिया। बस इसीलिए बाबूजी गुस्सा हो गए और मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा चलो अब खाना खा लो, ममता बोली। ममता मन ही मन सोचने लगी, ठीक ही है, अभी बच्ची है, अगर आज इसके पिताजी जिंदा होते तो इतनी जल्दी इसका ब्याह न करते। पहले दिन से रूपा ने फिर पूरे गांव में घूमना टहलना शुरू कर दिया, और उसके इस तरह ससुराल से मायके आने की बात हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाते, पर रूपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ममता और गांव की औरतें कुएं में पानी भर रही थी। इस शुक्लाइन ने रूपा की बात छेड़ दी। क्या ममता, रूपा ने कुछ बताया क्या? इतनी सी बात पर तो कोई ससुराल वाले नहीं छोड़ देते। अरे नहीं चाची, वो तो भी रूपा छोटी है इसलिए यहाँ छोड़ दिया। कुछ दिन और खेल खा ले, फिर तो जिंदगी भर चूल्हा चौका ही करना है। हाँ ये तो है, पर वहां रहकर भी तो चूल्हा चौका सीख सकती थी, शुक्लाइन बोली। अरे वहां ऐसे घूमने आवारागर्दी करने को नहीं मिलता, दूसरी महिला बोली। ममता की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, गरीब की बेटी है तो कुछ भी बोलोगी, पर तुम सबके घर में भी बेटी हैं, और कौन क्या है वो भी मैं जानती हूँ। हमारी बराबरी मत करो ममता, जो देखते हैं वही बोल रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया चाची? ममता ने पूछा। वो जो तेरे घर के पीछे विक्रम रहता है, उसी के साथ देखा था कल। चाहो तो अपनी बिटिया से पूछ लेना, कल क्या कर रही थी उसके साथ। ममता का दुख पल भर में गुस्से में बदल गया। वो अपनी बाल्टी छोड़ घर की ओर भागी। रूपा, रूपा। हाँ माँ, तू कल विक्रम से मिली थी? हाँ, क्यों मिली थी? पता भी है गांव में कितनी बातें बन रही हैं। माँ, विक्रम मेरा दोस्त है, वो मुझे बोला कि मैं आगे पढ़ाई करूँ। अब कोई पढ़ाई नहीं होगी, और आज के बाद विक्रम से भी नहीं मिलना है।
पर माँ मैं तो मिलूंगी। अरे बेशरम, क्यों अपनी ही जान की दुश्मन बन रही है? इतना कहकर ममता ने रूपा के बाल पकड़कर खींच दिए। रूपा दर्द से कराह उठी। नादान रूपा को तो पता भी नहीं था कि उसकी गलती क्या है। समय बीत रहा था। 2 साल हो गए थे रूपा को ससुराल से आए, पर अभी तक एक बार भी उदय और उसके परिवार ने रूपा की सुध नहीं ली थी। ममता की चिंता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। काफी इंतजार और सोच विचार के बाद ममता ने निर्णय लिया कि वो रूपा को लेकर खुद उसकी ससुराल जाएगी। चैत की नवरात्रि में ममता अपनी हैसियत के अनुसार सामान लेकर रूपा के संग उसकी ससुराल जा पहुंची। अरे रूपा, तू आ गई? लीला ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बिटिया, रूपा का घर तो यही है, उसे तो आना ही था, ममता बोली। ममता का जवाब सुनकर लीला सकपका गई। हाँ क्यों नहीं चाची, जाओ रूपा, वो देखो वो कमरा तुम्हारा ही है। तुम्हारे जाने के बाद ही बना दिया था तुम्हारे लिए। बिटिया घर में और कोई नहीं है क्या? चाची बाबूजी खेत पर गए हैं और उदय अब रिक्शा नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता है। अच्छा है। और बोला, चाची मेरी तो किस्मत ही खोटी है, बैठे होंगे कहीं, लीला ने दुखी होकर कहा। रूपा अभी भी चुप थी। लीला मैं जा रही हूँ, रूपा अब यहीं रहेगी, ममता बोली। लीला चुप रही। रूपा बिटिया मैं जा रही हूँ, तुझे जो भी समझाया है याद रखना, अब से यही तेरा घर है और ये सब लोग तेरे ही हैं, अपना ख्याल रखना। रूपा चुप रही और ममता रोती हुई चली गई। शाम को जब उदय और मनोहर जी घर लौटे तो रूपा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रूपा के इस तरह आने की तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। बहू, ये रूपा किसके साथ आई है? मनोहर जी ने पूछा। बाबूजी, रूपा अपनी माँ के साथ आई है, लीला ने जवाब दिया। उदय, आज तुम्हारी पगार मिलने वाली थी, मिली? हाँ भाभी मिल गई, ये लो। इतना कहकर उदय ने जेब से सारे पैसे निकालकर लीला के हाथ पर रख दिए। रूपा सब कुछ देख रही थी। उसने उदय की ओर भी देखा। कितना बांका जवान लग रहा था। माँ बोली थी पति है, उसकी हर बात मानना, खूब प्यार से रहना और घर में सभी का दिल जीत लेना। उदय कमरे में चला गया। दीदी तो बोली वो कमरा मेरा है, फिर उदय वहां क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, माँ ने बोला है, पत्नी की हर चीज पर पहला अधिकार उसके पति का होता है। सोचकर रूपा धीरे से मुस्कुरा दी। वो पहली बार उदय के इतने करीब थी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उदय से दो बात कर सके। और उदय अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। वो रात रूपा ने आंखों में जाग कर काट दी। अगले दिन सुबह रूपा ने खाना बनाया और उदय का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उदय नहाकर तैयार होकर रसोई में आ गया और रूपा को देखकर सकपका गया। भाभी कहाँ है? दीदी पड़ोस वाले घर में गई हैं, मैं तुमको खाना दे दूं? रहने दो, भाभी को आ जाने दो, उदय झुंझलाकर बोला। थोड़ी देर में लीला गई। भाभी तुमको पता है कि मुझे अस्पताल जाना होता है, फिर भी बाहर चली गई। मुझे देर हो रही है, खाना दो। अरे उदय, अब तेरी पत्नी आ गई है, तू उसी से खाना ले लिया कर। लीला हंसते हुए बोली। भाभी खाना दे रही है और मैं जाऊं? उदय गुस्से से बोला। अच्छा गुस्सा मत हो, दे रही हूँ। लीला उदय को खाना देने लगी। रूपा को समझ में नहीं आया कि उदय ने उससे खाना क्यों नहीं मांगा। वो उदय को बहुत गौर से देखती रही, फिर अपने कमरे में चली गई। वो पूरा दिन उदास रही। उसका मन कह रहा था कि अभी उदय से पूछ ले कि उसने अपनी पत्नी से खाना क्यों नहीं मांगा। शाम हुई, फिर उसने खाना बनाया और लीला इधर उधर के काम करके टाइम पास करती रही। शाम को उदय अपने समय से ही आया, पर इस बार भी उसने रूपा से कोई बात नहीं की और रात में भी चुपचाप सो गया। अब तो यह रोज ही की बात हो गई। रूपा पूरे घर का काम करती और लीला सुबह से सज धज कर बैठ जाती और गांव की दूसरी औरतों के साथ पंचायत करती। और मनोहर जी अपनी खेती में व्यस्त रहते और लीला का पति अपनी ही दुनिया में मस्त। ऐसे इसी हाल में रूपा को ससुराल में 2 महीने निकल गए। अपने ही घर में वो नौकरानी बनकर रह गई थी। अब तो उसका घर में मन भी नहीं लगता था। माँ की भी याद सताने लगी थी। एक दिन बारिश की रात थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और बारिश भी मूसलाधार थी। उदय घर नहीं लौटा था। लीला तो कब की सो गई थी, पर रूपा की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक रूपा को लगा कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा उदय आ गया है। वो दौड़कर गई और उसने दरवाजा खोल दिया, पर इससे पहले कि कुछ समझ पाती, उसके साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अंधेरे में वो देख भी नहीं पाई कि वो वहशी कौन था। उसने चीखने की कोशिश की, पर उस जानवर ने ऐसा होने नहीं दिया। उदय तो अभी भी नहीं लौटा था। तूफान आकर चला भी गया और रूपा पूरी रात आंसू बहाती रही। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अपने ही घर में उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। उजाला हो चुका था। रूपा कुछ नहीं बोली और चुपचाप लीला के पास जाकर बोली, दीदी माँ के पास जाना है। क्यों, क्या हुआ? लीला गुस्से में बोली। कुछ नहीं दीदी, बस मुझे जाना है। पर तुम अभी तो आई हो। लीला बोली। नहीं दीदी, उदय को बोलो मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दे। रूपा तुझे जाना है तो जा, पर उदय छोड़ने नहीं जाएगा, लोग क्या कहेंगे? ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, अब कभी नहीं आऊंगी। पर रूपा उदय को आ जाने दे।
लीला ने कहा, दीदी वो तो तुमसे ही पूछेंगे जो कुछ पूछना होगा। मेरे होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। रूपा ने अपना सामान बांधा और वापस अपने घर आ गई। रूपा को दोबारा इतनी जल्दी आया देखकर ममता के पैरों की जमीन खिसक गई। उसने रूपा से पूछा, बेटे इतनी जल्दी आ गई? हाँ माँ, पर क्यों? माँ, ना तो वो घर अपना और ना ही वहाँ के लोग उदय और बाबूजी कभी बात नहीं करते। और दीदी तो सबसे प्यार करती है, पर मुझे हर समय डांटती रहती थी मुझे नहीं रहना। पर बिटिया वो तेरा घर है। माँ, ये घर भी तो मेरा है। माँ, अब मैं अच्छी हो गई हूँ, मैं घर के बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। पर बिटिया ऐसा कहाँ होता है, शादी के बाद ससुराल में ही रहना पड़ता है। नहीं माँ, ससुराल अब नहीं जाऊंगी। बस और जिद की तो कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। रूपा रोने लगी। बिटिया जिद न कर, भाग्य को दुर्भाग्य में मत बदल। ममता ने रूपा को सीने से लगा लिया। रूपा ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। उसने ममता की एक नहीं सुनी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। रूपा को ममता के पास आए 2 महीने हो चुके थे। रूपा खामोश रहती, ना तो घर से बाहर निकलती और ना ही किसी से कोई बात करती। हर वक्त डरी सहमी सी रहती और ममता खुश थी कि अब रूपा समझदार हो चुकी है। ममता को तो खबर ही नहीं थी कि उसमें इतना बड़ा बदलाव आया कहाँ से। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मासूम रूपा माँ बनने वाली थी। उसे खुद से चिढ़ होने लगी थी और ममता खुश थी कि बच्चे के आने से सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। रूपा लोगों से कम मिलती थी क्योंकि जब भी लोगों से मिलती लोग तरह तरह के सवाल पूछते जिनके रूपा के पास कोई जवाब नहीं थे। एक दिन, अरे ममता, सुना है रूपा माँ बनने वाली है? शुक्लायन बोली। हाँ काकी, सही कहा, ममता खुश होकर बोली। तो रूपा अपने घर नहीं जाएगी क्या? ना काकी, ऐसी बात नहीं है। ससुराल खबर कर दिए, सब लोग बहुत खुश हैं। बोले जल्दी ही लेने आएंगे रूपा को। पर कोई नहीं आया। एक दिन ममता खुद रूपा की ससुराल पहुंच गई। लीला कैसी है बिटिया? ममता बोली। लीला कुछ नहीं बोली। आओ भाऊजी, कहो कैसे आना हुआ? मनोहर जी बोले। भैया जी, रूपा माँ बनने वाली है और उदय का इंतजार कर रही है। अगर कोई आकर उसे विदा कराकर ले जाए तो समाज में हमारी इज्जत बन जाएगी। ममता बोली। कैसी इज्जत चाची? किसका पाप हमारे सिर पर मढ़ रही है रूपा? उदय ने तो कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया। लीला गुस्से में बोली। ऐसा मत कहो बिटिया, हमारी रूपा ऐसी नहीं है। ममता बोली। तो फिर पूछो रूपा से ये बच्चा किसका है। मुझे तो उस लड़की पर पहले से ही शक था, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात पर मायके जाने की बात करती थी। और देखो ना, एक दिन बिना कारण बताए अपनी माँ के पास चली गई। मनोहर जी बोले। तभी उदय भी आ गया। ममता के चेहरे पर खुशी आ गई, उम्मीद की चमक दिखी। बेटा उदय, तू बाप बनने वाला है। बेटा रूपा तेरा इंतजार कर रही है। चल बेटा मेरे साथ चल, ममता बोली। पर उदय ने कोई जवाब नहीं दिया और लीला की ओर देखता रहा। फिर बोला, ये सच है, रूपा के होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं और अब मेरा रूपा से कोई संबंध नहीं। बोल देना अपनी बेटी को मेरा इंतजार ना करे। चाची, अपने घर के आसपास गौर से देखना, रूपा के बच्चे का बाप मिल ही जाएगा। पर यहाँ दोबारा मत आना, लीला ने कहा। ममता आगे कुछ नहीं बोली और सिर झुकाकर अपने घर वापस आ गई। घर आते ही बिना कुछ कहे ममता ने लगातार रूपा के गाल पर 2-3 तमाचे जड़ दिए। रूपा कुछ भी नहीं समझ सकी। माँ, क्यों मार रही है मुझे? रूपा रोते हुए बोली। अरे बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे ऐसा काम करते? उदय बोलता है ये उसका बच्चा नहीं है। माँ, मत मारो मत मारो, रूपा चिल्लाती रही। और ममता ने उसको जी भर मारा। ममता भूल गई थी कि रूपा माँ बनने वाली है। फिर बोली, तू विक्रम से मिली थी? ना माँ, मैं तुम्हारे मना करने के बाद कभी विक्रम से नहीं मिली। ये बात बिल्कुल सही है। फिर ये बच्चा? ममता ने मन ही मन सोचा, फिर ठंडे दिमाग से बोली, तू मुझे शुरू से सारी बात बता बिटिया, तेरे ससुराल में क्या क्या हुआ? रूपा ममता की बात सुनकर सहम गई। उसे याद आ रही थी वो काली बरसात की रात, जिसके बारे में सोच सोच कर वह रातों को डर जाती थी। डर और शर्म के कारण वो अपनी माँ को भी कुछ नहीं बता पाई थी। बोल बिटिया, सच सच बता, ममता दोबारा बोली। माँ, मैं बिना कारण नहीं आई तुम्हारे पास। वो आदमी। और फिर रूपा ने रोते रोते ममता को उस बरसात की रात की खौफनाक कहानी बता दी। रूपा की बात सुन ममता के पैरों तले की जमीन खिसक गई। हे राम, ये तूने क्या किया? मैं तो समझती थी तू भोली है, पर इतनी अज्ञानी होगी कभी नहीं सोचा था। इतना सब कुछ हुआ और तू आज बता रही है? अब तेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? वाकई तूने अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। बिटिया, उस दिन की चुप्पी तेरे लिए जीवन भर का अभिशाप बन गई। अब तो तुझे उदय भी नहीं अपनाएगा। पर अब तू मेरी कसम खा, कभी किसी के सामने ये बात नहीं करेगी। भूल जा सब कुछ, बस इस बच्चे पर ध्यान दे। रूपा चुपचाप ममता की बात सुन रही थी और फिर उसी जगह पर लेटकर सो गई। महीने बीत गए। ममता डरती थी कि रूपा किसी के आगे कोई बात न बता दे, इसलिए उसने रूपा के बाहर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। और फिर ठीक 9 महीने बाद रूपा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया।
अपनी रूपा की गोद में बच्चा देख ममता बहुत खुश थी, किंतु उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कितने अरमानों से ब्याह किया था रूपा का, सोचा था शादी के बाद रूपा का अपना घर संसार होगा और वो चैन से दुनिया छोड़ सकेगी। पर ना तो रूपा की किस्मत में सुखी घर संसार था और ना ही ममता की किस्मत में चैन से मरना लिखा था। रूपा अब भी चुपचाप अपनी बिटिया को निहार रही थी। माँ, मैं इसकी माँ हूँ, रूपा बोली। हाँ बिटिया, जैसे मैं तेरी माँ हूँ तू इसकी माँ है। माँ, इसका नाम क्या रखूं, रूपा बोली। ममता ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आरती, इसका नाम आरती रखेंगे। माँ, मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी, रूपा बोली। हाँ, खूब पढ़ाना, ममता ने हंसकर कहा। पर माँ, मैं इसकी शादी नहीं करूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। ममता के पास अब कुछ भी नहीं था कहने को। कैसे बताती कि हर ससुराल ऐसी नहीं होती। अब रूपा ने अपना सारा ध्यान अपनी बिटिया पर लगा दिया। ममता बाहर जाकर काम करती और रूपा आरती का ध्यान रखती। आरती के जन्म की खबर रूपा की ससुराल में भी नहीं दी और फिर धीरे धीरे रूपा की ससुराल से उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। आरती अब 4 साल की हो चुकी थी और ममता में भी पहले वाली फुर्ती नहीं बची थी। और अब तो रूपा ने भी बाहर निकलना शुरू कर दिया, लोगों को घरों में जाकर बर्तन झाड़ू करती और अपनी लाडली के शौक पूरे करती। आरती बहुत प्यारी थी, मासूम थी, होशियार थी, अपनी बाल रूपाओं से सबका मन मोह लेती। एक दिन रूपा काम से लौट रही थी, आरती उसके साथ थी। सामने से विक्रम आता दिखाई दिया। अरे विक्रम, तू कहाँ से आ रहा है? रूपा बोली। हाँ रूपा, शहर गया था, वहां मेरी नौकरी लग गई है, बस अभी 2 दिन की छुट्टी पर आया हूँ। अच्छा, रूपा बोली। नन्ही आरती विक्रम को देखकर हंसने लगी। विक्रम को आरती पर प्यार आ गया, उसने आरती को अपनी गोद में ले लिया और ढेर सारा प्यार दिया और बोला, रूपा तुम्हारी बिटिया बहुत प्यारी है। रूपा हंसती और बोली, तुम्हें देखकर इतनी खुश है, लगता है तुम्हें पहचानती है। हाँ पहचानती है, ये तो पूरे गांव को पहचानती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विक्रम चल दिया। जानता था कि अगर किसी ने उसे रूपा से बात करते देख लिया तो रूपा नाहक ही बदनाम हो जाएगी। और रूपा सोच रही थी कि अगर वो आगे पढ़ लेती तो वो भी नौकरी कर लेती। और फिर उस मुलाकात के बाद विक्रम जब भी छुट्टी आता आरती के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाता और रूपा से मिलने उसके घर जाता। ममता ने पहले तो थोड़ा एतराज किया, फिर रूपा और आरती को खुश देख वो भी चुप हो गई। लेकिन धीरे धीरे रूपा और विक्रम की ये मुलाकातें लोगों में चर्चा का विषय बन गई। लोग रूपा को चरित्रहीन बताने लगे, पर विक्रम को इससे कोई फर्क नहीं था। विक्रम के परिवार वाले उस पर शादी का दबाव डालने लगे, पर वो तो रूपा से शादी करना चाहता था और ये विक्रम के घर वालों को मंजूर नहीं था। एक दिन, चाची, मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ, विक्रम ममता से बोला। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। पर क्यों चाची? बेटा, ये गांव, ये समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा इस रिश्ते को। और फिर बेटा, तुम्हारा भी अपना घर है, माता पिता है, उनकी भी बड़ी बदनामी होगी बेटा। ये मत करो। विक्रम मायूस होकर अपने घर लौट आया और बहुत सोच विचार के बाद वो रात के अंधेरे में रूपा के घर पहुंच गया। पूरा गांव गहरी नींद में था। विक्रम ने रूपा का दरवाजा खटखटाया। रूपा ने दरवाजा खोला। तुम इस समय? हाँ रूपा, चल भाग चलते हैं, शहर में मेरा घर भी है, दोनों आराम से वहीं रहेंगे। नहीं विक्रम, मैं नहीं जाऊंगी अपनी बिटिया को छोड़कर, रूपा ने खुसफुसाकर कहा। रूपा मेरे साथ चल, मैं आरती को अपने साथ ले चलूंगा, अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा, विक्रम बोला। नहीं विक्रम, मैं माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। विक्रम, इससे पहले माँ जाग जाए तुम चले जाओ और दोबारा मत आना। विक्रम चला गया। रूपा ने ममता की ओर देखा, वो अभी भी सो रही थी। रूपा जाकर अपनी चारपाई पर सो गई। उस दिन के बाद विक्रम कभी ना तो रूपा के घर आया और ना ही रूपा से मिला। और विक्रम ने कभी शादी भी नहीं की। वो रूपा से तो नहीं मिलता, पर आरती का पूरा ख्याल रखता। उसे दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं थी। आरती के लिए शहर से ढेर सारे खिलौने और कपड़े लाता। नतीजा ये हुआ कि लोग धीरे धीरे आरती को विक्रम की बेटी ही कहने लगे। ममता के आगे कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी, पर रूपा को सब लोग ताने देते और रूपा चुपचाप सब सुनती रहती, कहती भी तो क्या। और विक्रम भी लोगों की सुनी अनसुनी करता रहा। इस तरह कई साल गुजर गए। आरती 17 साल की हो चुकी थी, बेहद खूबसूरत और बुद्धिमान, अपने स्कूल की सबसे होशियार लड़की थी और उतनी ही चंचल। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बहुत तेज तो नहीं, पर रिमझिम फुहार पड़ रही थी। आरती के स्कूल की छुट्टी हो गई थी, अगर समय पर घर न पहुंची तो माँ परेशान हो जाएगी। बस यही सोचकर वो बारिश में भीगते हुए घर की ओर चल दी। अरे आरती रुको, बारिश हो रही है, बीमार हो जाओगी। आरती की खास सहेली गोमती बोली। अरे गोमती, आ जाओ, अच्छा लग रहा है भीगने में, बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और है, आरती ने जवाब दिया और गोमती का हाथ पकड़कर उसे भी पानी में खींच लिया। और फिर उन्हें भीगता देख स्कूल की कुछ और लड़कियां भी बारिश में भीगने लगी। ये उम्र होती ही कुछ ऐसी है जिसमें मौसम की हर बारिश तन मन को उत्साहित कर देती है। सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, ठंडी हवाएं दिल की उमंगों को एक नई उड़ान देती हैं।
हाथ बढ़ाकर बादलों को छूना और फिर उसे अपने आंचल में भर लेने की चाह मन को और चंचल बना देती है। आरती, घर चलो, चाची इंतजार कर रही होंगी। गोमती बोली, हाँ गोमती, जल्दी चलो, माँ फिक्र करेंगी। आरती को होश आया कि स्कूल की छुट्टी हुए 1 घंटा हो चुका है। वो जल्दी जल्दी घर की ओर भागी। दरवाजे पर रूपा इंतजार कर रही थी। रूपा को देखते ही आरती ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। आ गई? कितनी देर कर दी? और ये भीग कैसे गई? माँ देखो ना, कितनी बारिश हो रही है। थोड़ी देर पानी बंद होने का इंतजार किया, फिर आ गई। मुझे पता था कि तुम परेशान हो रही होगी। आरती बड़े भोलेपन से बोली, बिटिया रानी, हम पढ़े लिखे कम हैं पर बुद्धू नहीं है। हमने सुबह तुम्हारे बस्ते में छाता रख दिया था और तुम्हें बताया भी था। अरे हाँ माँ, पर हम भूल ही गए थे। आरती मासूम होकर बोली, अरे रूपा अब उसे डांटती ही रहेगी या अंदर भी आने देगी? ममता अंदर से बोली। रूपा ने रास्ता छोड़ दिया और आरती अंदर आ गई। अरे नानी, आज फिर बुखार आ गया क्या? आरती ने ममता का हाथ छूकर कहा। बिटिया, इसमें नया क्या है? तू अपनी चिंता कर, पूरी गीली हो रखी है, कपड़े बदल ले। हाँ नानी, कहकर आरती ने रूपा की ओर देखा। रूपा उसे अब भी घूर रही थी। माँ, अब गुस्सा थूक दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। थोड़ी देर बाद आरती ममता से बोली, नानी कुछ साल की बात है, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही डॉक्टर मिल जाएगा। कैसे? रूपा बोली, माँ तुम्हारी बिटिया एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। बिटिया, बहुत पैसा लगता है डॉक्टर बनने में। ममता धीरे से बोली, हाँ नानी, बात तो सही है। पर विक्रम सर बोले, आरती बिटिया तुम अच्छे से पढ़ो, हम तुमको डॉक्टर बनाएंगे। विक्रम सर? ये विक्रम सर कब से हो गया तुम्हारा? रूपा गुस्से में बोली, माँ उन्होंने बचपन से ही मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है। जब भी स्कूल में अभिभावकों को बुलाया और तुम नहीं गई तो विक्रम सर हमेशा मेरे स्कूल में मेरे पापा बनकर गए। मैडम ने पूछा मम्मी नहीं आई तो बोल दिए वो घर के काम में व्यस्त है। और मजे वाली बात, गोमती को सब पता है पर उसने कभी मुंह नहीं खोला। पर सर कब से बन गए? रूपा बोली, अरे गुस्सा क्यों कर रही हो, बताती हूँ। जब उन्होंने मुझे बचपन से ही पढ़ाया, कोई परेशानी हुई तो उन्होंने ही मेरा साथ दिया। याद है जब संजय ने स्कूल के बाहर मेरे से बदतमीजी की तो उन्होंने ही संजय के गाल पर 2 थप्पड़ जमाए थे। फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई मेरे से बात करने की। पापा तुम कहने नहीं दोगी, चाचा वो है नहीं, फिर क्या बोलूं, इसलिए मैंने उन्हें सर कहना शुरू कर दिया। हे भगवान, कितना बोलती है। रूपा चुपचाप आरती का मुंह देख रही थी। उसे क्या बताती कि उसके जीवन में पापा नाम का सुख लिखा ही नहीं था। वो ना तो उदय की बेटी थी और ना तो विक्रम की, फिर किसकी बेटी थी? ये सवाल जिंदगी भर रूपा खुद से करती रही, पर कभी किसी से अपने दिल का हाल नहीं कहा। दिल तो उसका उदय के लिए भी धड़का था। उदय उसका पति था, बड़ा अच्छा लगता था देखने में। 1-2 महीने ही रही उसके साथ। बात करने को तरसती थी उससे, रात में उसके लिए जागती पर वो उसे देखता तक नहीं था। चुपचाप आकर सो जाता था। दिन भर श्रृंगार करके उसका इंतजार करती, पर शाम को घर आकर वो अपनी भाभी को ही ढूंढता। कुछ भी काम होता भाभी से ही बोलता, खाना भी भाभी से ही मांगता, और तो और अपनी सारी कमाई भाभी के हाथ नहीं रखता। और एक बार भी नहीं पूछा कि रूपा तुझे कुछ चाहिए क्या? एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं अचानक माँ के गांव क्यों आ गई। और फिर आरती उसकी बेटी नहीं, सच ही बोला। पर एक बार तो पूछा होता कि ये किसकी बेटी है। उसका पूरा हक था मुझ पर। प्यार से ही ना सही मार कर ही पूछ लिया होता। पर उसके लिए तो मैं चरित्रहीन थी। बहुत कुछ सुधर जाता जो एक बार वो मुझे अपना समझ लेता। विक्रम प्यार मुझसे करता था पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उदय का घर छोड़ने के बाद मैं वैसे भी बहुत बदनाम हो गई थी। बिना सच जाने जिसके मुंह में जो आता रूपा के लिए बोल देता। और अगर वो उस रात विक्रम के साथ भाग जाती तो माँ जीते जी मर जाती और दुनिया सच में उसे चरित्रहीन मान लेती। विक्रम बदनाम हो जाता। कितना समझाया था विक्रम को माँ ने और मैंने कि शादी कर ले, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी। बोला रूपा नहीं तो कोई नहीं, पूरी जिंदगी मेरे इंतजार में निकाल दी। पर विक्रम के साथ मेरी शादी वफादारी नहीं होती, कभी नहीं, क्योंकि उस काली तूफानी रात के बाद रूपा किसी की रोशनी नहीं बन सकती थी। माँ कहाँ खो गई? खाना दोगी या नहीं? आरती बोली। रूपा आंसू पोंछकर रसोई में चली गई। आज आरती बहुत खुश थी। आज विक्रम सर शहर से घर आने वाले थे। उसने विक्रम सर से शहर से कुछ किताबें मंगवाई थी। शाम को विक्रम आ गया। आरती, ओ आरती, विक्रम ने आवाज लगाई। आरती घर के बाहर आ गई। आ गए सर? सर मेरी किताबें? विक्रम बोला, मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही थी। रूपा किताबें देखकर बहुत खुश थी। हाँ बिटिया, खूब ध्यान से पढ़ना, तुम्हें डॉक्टर बनना है। हाँ सर ज़रूर, अंदर आइए ना, आरती बोली। नहीं बिटिया, फिर कभी। क्या सर, आप कभी घर के अंदर नहीं आते? आरती जिद करके बोली, जब तू डॉक्टर बन जाएगी तभी इसी घर के अंदर पाँव रखूंगा। विक्रम ने सिर पर हाथ रखकर कहा, सर देखना, मैं एक दिन आपको घर के अंदर आने के लिए मजबूर कर दूंगी। डॉक्टर तो मैं बनकर ही रहूंगी। विक्रम चला गया। आरती किताबें देख रही थी और घर की खिड़की से रूपा विक्रम को जाते हुए देख रही थी। बेबस। वक्त बीता, पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था।
आज पहली बार गांव का कोई डॉक्टर बना था, वो भी महिला। आरती सच में डॉक्टर बन गई और पहली बार गांव आ रही थी। और इस बात का पूरा श्रेय विक्रम को दिया। अब घर के हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। ममता का छोटा सा घर अब अच्छे खासे 2 मंजिले मकान में बदल चुका था। खान पान से लेकर रहन सहन के स्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। कल तक ममता और रूपा को घृणित निगाहों से देखने वाले आज ममता और रूपा को बहुत सम्मान की नजर से देखते थे। माँ, हमारी आरती डॉक्टर बनकर गांव आ रही है, रूपा ने बिस्तर पर लेटी ममता से कहा। हाँ रूपा, आज तेरी तपस्या सफल हो गई बिटिया। भगवान ने मेरी सुन ली, ममता ने लंबी सांस लेकर कहा। हाँ माँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर हमारी आरती के डॉक्टर बनने में विक्रम का सबसे बड़ा योगदान है। अगर वो आरती को प्रोत्साहित ना करता तो शायद हमारी आरती कभी डॉक्टर नहीं बन पाती। हाँ बिटिया, ये तो है, उस नादान ने तेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अभी ममता और रूपा बातें कर ही रही थी कि एक बड़ी सी कार दरवाजे पर आकर रुकी। रूपा दरवाजे की तरफ भागी। बाहर आकर देखा तो सफेद रंग की कार के पीछे गांव के बुजुर्ग और बच्चों की भीड़ थी। बच्चे चिल्ला रहे थे, डॉक्टर दीदी आ गई, डॉक्टर दीदी आ गई। कार से आरती और विक्रम उतरे। रूपा ने आगे बढ़कर आरती को गले लगा लिया। देखो माँ, आज मैं डॉक्टर बन गई, मैंने कहा था ना एक दिन मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। आरती ने रूपा से कहा। रूपा कुछ नहीं बोली। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? आरती ने रूपा के आंसू पोंछते हुए कहा। ये तो खुशी के आंसू हैं जो ना चाहते हुए भी आंखों से बाहर आ रहे हैं। बेटी, आज तुम जो भी हो विक्रम के कारण हो, अगर ये ना होते तो ना जाने हमारा क्या होता। हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं थी कि तुम्हें पढ़ा पाते, पर इन्होंने तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी। रूपा ने विक्रम को देखते हुए कहा। हाँ माँ, आरती बोली। तभी उसकी नजर गांव वालों पर पड़ी जो उसके स्वागत में गांव के किनारे खड़े थे और उसकी गाड़ी के पीछे पीछे घर तक आ गए थे। आरती सबको देखकर मुस्कुरा दी। दीदी, ये कलवा को बुखार है, दवा दे दो, हीरा बोला। आरती ने हीरा का हाथ पकड़ा, फिर बोला, इतना तेज बुखार? हीरा को तो बड़ा वाला इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन की बात सुनकर हीरा आरती से हाथ छुड़ाकर भाग गया। सब लोग जोर से हंसती है, तभी वहीं खड़े एक हमउम्र लड़के से आरती बोली। राघव, ये मिठाई सभी लोगों को बांट दो। ठीक है दीदी, मुबारक हो रूपा। विक्रम ने आरती की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें भी मुबारक हो विक्रम। आज आरती जो भी है तुम्हारी वजह से ही है, रूपा ने विक्रम से कहा। रूपा, मैंने बहुत कोशिश की थी कि आरती को पिता मिल जाए, पर तुमने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। पर विक्रम, तुमने आरती को एक पिता की तरह ही प्यार किया और उसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। रूपा, मैं हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगा। कभी तो तुम मुझे दुआओं में मांगोगी, कभी तो भगवान मेरी भी सुनेंगे। रूपा सब सुन रही थी, तभी आरती आ गई। विक्रम सर, क्या आप भी घर के अंदर नहीं आएंगे? विक्रम कुछ नहीं बोला। आइए ना विक्रम सर, आप बोले थे कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी आप घर के अंदर आ जाएंगे। आइए ना। विक्रम अब भी चुप था। चलो विक्रम, घर के अंदर चलो, रूपा बोली। विक्रम ने रूपा की ओर देखा। आओ विक्रम, घर के अंदर आओ, रूपा दोबारा बोली। विक्रम के कदम बढ़ चले रूपा के दरवाजे की ओर। ये वही दरवाजा था जहां एक दिन रूपा ने विक्रम को दोबारा पैर रखने को मना कर दिया था। तभी रूपा आगे बढ़ी और बोली, रुको विक्रम रुको, आरती से घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। मैं अभी आती हूँ आरती की थाली लेकर। इतना कहकर रूपा घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद रूपा के चीखने की आवाज सुनाई दी। माँ, कुछ तो बोलो माँ। आरती, जल्दी आओ बिटिया, रूपा जोर जोर से चिल्ला रही थी। आरती और विक्रम घबरा गए और घर के अंदर की ओर भागे। अंदर जाकर देखा तो ममता बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। आरती ने ममता की नाड़ी देखी और रो पड़ी। ममता दुनिया छोड़कर जा चुकी थी हमेशा के लिए। घर की सारी खुशियां थोड़ी देर में ही मातम में बदल गई। रूपा का रो रो कर बुरा हाल था। आरती भी दुखी थी। ऐसी हालत में विक्रम ने ही दोनों को संभाला हुआ था और रूपा के कहने पर ममता का अंतिम संस्कार भी विक्रम ने ही किया। पूरा हक था विक्रम का, क्योंकि उसने एक बेटे की ही तरह ममता के परिवार की देखरेख की थी। यहाँ तक कि रूपा के कारण उसके लिए अपने घर वालों ने भी उससे नाता तोड़ लिया था और सालों से विक्रम अपना अलग से घर बनाकर रह रहा था। आज के समय में देखा जाए तो विक्रम का रूपा और आरती के सिवा कोई नहीं था। एक दिन विक्रम ने आरती से कहा, आरती अब आगे क्या सोचा है? सर, मैं माँ को अपने साथ शहर ले जाना चाहती हूँ और अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। ठीक है बिटिया, पर क्या रूपा जाने को तैयार होगी? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि माँ को कैसे समझाऊं। आरती चिंतित होकर बोली, बिटिया मैं कोशिश करूंगा और शहर में चलकर तुम मेरे घर पर चाहो तो अस्पताल खोल सकती हो। विक्रम बोला, ठीक है सर, आप माँ से बात करिए। आरती बोली। विक्रम के समझाने और आरती की जिद के बाद रूपा शहर जाने के लिए तैयार हो गई। अब उसका यहाँ बचा भी कौन था। रूपा आरती के साथ शहर आ गई। विक्रम और आरती अपने अपने काम पर चले जाते और रूपा घर पर रहती। आरती ने रूपा की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा। नौकर चाकर सब थे और इस तरह रूपा धीरे धीरे अपने घर पर उबने लगी। एक दिन आरती रूपा से बोली,
माँ, आप मेरे साथ अस्पताल चला करो। अरे बिटिया, मैं क्या करूँगा अस्पताल जाकर, रूपा ने आह भरकर कहा। माँ, लोगों की सेवा के लिए अस्पताल से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, और आप चाहें तो वहाँ बीमारों की छोटी छोटी सहायता करके उनकी मदद कर सकती हैं, और वहाँ आपका मन भी लगा रहेगा। अगर आप चाहें तो आपका ये काम ड्यूटी में गिना जाएगा, और सब लोग कहेंगे रूपा भी नौकरी करती है। आरती ने अपनी बात इस तरह कही कि विक्रम को हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी पर काबू कर लिया। आरती की बात सुनकर रूपा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, और अगले दिन से रूपा आरती के साथ अस्पताल जाने लगी। वहाँ वो मरीजों की देख रेख करती, किसी को चादर ओढ़ा देती तो किसी के लिए पानी ला देती, किसी की दवा खाने में मदद करती तो किसी के दर्द में उसे हंसाकर उसका दर्द कम कर देती। धीरे धीरे लोग रूपा को पसंद करने लगे। मरीज ठीक होकर चले जाते, किंतु रूपा से मिलने अस्पताल जरूर जाते। अब रूपा रूपा ना होकर रूपा माँ हो गई थी। कोई भी मरीज तकलीफ में होता तो रूपा को ही याद करता। आरती की दवा शरीर का इलाज करती, किंतु रूपा लोगों के मन का इलाज करती। इस तरह 2 साल बीत गए, और फिर एक दिन काली अंधेरी रात थी। आसमान में चमकने वाली बिजली बता रही थी कि आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। बादलों की गड़गड़ाहट रूपा को उस रात की याद दिला रही थी, जिसने रूपा की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस रात ने रूपा के जीवन से सारी खुशियां छीन ली थी, और उसके जीवन में ऐसी कितनी ही बरसातें आई, पर रूपा के जीवन की कालिक को नहीं धो सकी। उस बारिश के बाद हर बारिश में रूपा की आंखें भीगी थी। मन को भिगोने और ठंडक पहुंचाने वाली बारिश कभी आई ही नहीं थी। उस रात को याद करते हुए रूपा की आंखों में आंसू आ गए। माँ थी तो रूपा का दर्द बांट लेती थी, पर अब माँ भी नहीं थी। आरती से कभी अपनी बर्बादी का जिक्र नहीं किया था। विक्रम ने दुख दर्द बांटने की कोशिश की, पर रूपा ने अपने और विक्रम के बीच जो दीवार खड़ी कर ली, वो जिंदगी भर नहीं गिर सकी। पूरी जिंदगी दोनों एक दूसरे के साथ थे, पर करीब कभी नहीं थे। एक दूसरे का दर्द तो समझते थे, पर दर्द बांटने के लिए भी एक रिश्ते की जरूरत होती है। उनके बीच वो रिश्ता भी नहीं बन सका। रूपा विचारों में घिरी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रात काफी हो चुकी थी, नौकर अपने घर चले गए थे। आरती और विक्रम भी सो चुके थे, पर रूपा की आंखों से नींद बहुत दूर थी। दोबारा फिर दस्तक हुई। आज की ये दस्तक कुछ कुछ उस रात की दस्तक से मिलती जुलती थी। रूपा का मन कांप गया। तीसरी बार फिर से दस्तक हुई। माँ, देखो ना दरवाजे पर कौन है, आरती ने अलसाकर कहा। रूपा कुछ नहीं बोली। माँ, माँ, आरती ने दो आवाजें दी। रूपा अब भी चुप रही। लगता है सो गई हैं। कभी पूरी रात जागती हैं, और कभी कभी घोड़े बेचकर सो जाती हैं। मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए आरती उठी और दरवाजे की ओर चल दी। आरती ने दरवाजा खोला। सोने का बहाना किए रूपा के कान दरवाजे पर ही लगे हुए थे। जी बताएं, इतनी रात क्या बात है, आरती ने दरवाजे पर खड़े आदमी से पूछा। जी, आप ही डॉक्टर आरती हैं? हाँ जी, बोलिए। डॉक्टर जी, जल्दी चलिए, मेरी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनको यहाँ लाना संभव नहीं है। हाँ भैया, पर ये तो बताइए आप किस गांव से आए हैं? आरती ने पूछा। डॉक्टर जी, हम जगनपुर से आए हैं। अच्छा, रुकिए, अभी आती हूँ। जगनपुर गांव का नाम सुनते ही रूपा घबरा गई। आने वाले की आवाज़ भी कुछ जानी पहचानी सी थी। रूपा उठी और दरवाजे की ओर से उस व्यक्ति को देखने और पहचानने की कोशिश करने लगी, जो आरती के पास अपनी भाभी के इलाज के लिए आया था। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। वो पहचान गई थी, ये तो उदय था। कितना बदल गया था, पर आवाज़ बिल्कुल वैसी ही। दोस्तों, हम जिसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसकी छवि हमारी नज़रों में समय के साथ धूमिल पड़ जाती है। सालों के बाद अचानक देखकर पहचानने में समय लगता है, किंतु एक आवाज़ जो हमारे दिल में उतर जाती है, उस आवाज़ को हम सालों बाद भी लाखों की भीड़ में पहचान लेते हैं। माया, छुप छुप कर क्या देख रही हो, आरती ने अचानक पीछे से आकर रूपा से सवाल किया। रूपा घबरा गई। कुछ नहीं बिटिया, देख रही थी कि कौन आया है, रूपा ने जवाब दिया। माँ, जगनपुर से कोई आया है। बोला उसकी भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए माँ मुझे जाना पड़ेगा। अकेले इतनी रात में, रूपा बोली। नहीं माँ, विक्रम सर को लेकर जा रही हूँ, एम्बुलेंस को भी बोल दिया है। तुम सो जाओ, मुझे आने में देर हो जाएगी। ठीक है बिटिया। आरती और विक्रम चले गए। रूपा ने दरवाजा बंद कर दिया, पर उसे आज अपने अतीत के दरवाजे खुलते नजर आ रहे थे। अब रूपा की आंखों में नींद नहीं थी। वो तो अपने अतीत को याद कर रही थी। उसका अतीत इस तरह सालों के बाद उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, रूपा ने कभी सोचा भी नहीं था। सूरज सर पर चढ़ाया था, पर आरती अभी तक नहीं लौटी थी। अस्पताल में भी मरीज इंतजार कर रहे थे। रूपा आरती का इंतजार करके थक गई, तो तैयार होकर अस्पताल पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो आरती जगनपुर से वापस आ चुकी थी। रूपा आरती को देखकर गुस्से से फट पड़ी। आरती, इतनी बड़ी डॉक्टर हो गई हो कि तुम्हें इतना भी समय नहीं मिला कि तुम मुझे खबर कर सको? और विक्रम, तुम तो बता सकते थे, रूपा गुस्से में बोली। माँ, मरीज की हालत अब भी बहुत खराब है। मेरा हर समय उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। क्या हुआ है दीदी को? दीदी? क्या आप उन्हें जानती हो माँ? अरे नहीं, बस यूं ही। क्या हुआ है तेरे मरीज को?
माँ कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, पर कुछ तो है जो मरीज को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। माँ, इस बीमारी में आपको मेरी मदद करनी होगी। मरीज को ठीक कर सकती हूँ, पर कुछ तो है जो उन्हें ठीक नहीं होने दे रहा है और वो आप ठीक कर सकती हैं। अरे बिटिया, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, रूपा ने हंसकर कहा। नहीं माँ, आप ऐसा कर सकती हो। वो आपकी उम्र की ही होंगी। माँ, आप उनसे बात कीजिए, वो जरूर ठीक हो जाएंगी। नहीं बिटिया, ये मुझसे नहीं होगा, रूपा बोली और वो आरती के कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर निकलते ही वो उदय से टकरा गई। उदय ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, रूपा तुम यहाँ? रूपा कुछ नहीं बोली। रूपा, भाभी बहुत बीमार है, तुमसे मिलना चाहती है। गांव जाकर देखा तो घर पर ताला लगा था। रूपा सब कुछ सुन रही थी। वो लीला के पास जाकर खड़ी हो गई। लीला, क्या एक जर्जर साया पड़ा था बिस्तर पर। भाभी देखो, रूपा आई है। भाभी आंखें खोलो। लीला ने आंखें खोल दी। रूपा को देख उसकी आंखों से जलधारा बह चली। लीला ने रूपा के आगे हाथ जोड़ दिए। ना भाभी, ऐसा मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, रूपा बोली। रूपा, दिल पर एक बोझ है, न जी रही हूँ न मर रही हूँ, लीला टूटी फूटी आवाज में बोली। तब तक विक्रम और आरती भी आ गए। नहीं भाभी, ठीक हो जाओगी, अभी आराम करो। नहीं माँ, बोलने दो इन्हें, आरती बोली। रूपा घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि आरती के सामने सालों पुराने भेद खुले, पर वो लीला को रोकने में असमर्थ हो गई। आरती, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ और मुक्ति के लिए तुम्हारी माफी चाहती हूँ। आरती बोली, आपके मन में जो भी है आप बोल दीजिए, मैं वादा करती हूँ माँ तुम्हें जरूर माफ कर देंगी। रूपा, मैं 13 साल की थी जब उस घर में ब्याह कराई थी। भोला की उम्र नहीं थी। उस समय भोला की उम्र यही कोई 18 साल रही होगी। उदय भी उस समय 11 साल का था और मेरे अंदर भी बचपना ही था। मेरा भोला से उतना मन नहीं मिलता था जितना मुझे उदय पसंद था। भोला का स्वभाव गंभीर था। वो मेरे से उतनी ही बात करता जितना जरूरत होता, और उदय हर समय मेरे पास रहता। बाबूजी को तो अपनी खेती से फुर्सत नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उदय वो मेरे सुख दुख का साथी बन गया और भोला दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सका। और फिर मेरा और उदय का साथ हंसी ठिठोली भोला को खलने लगी। भोला उदय को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर रूपा विश्वास करो, हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं था। मैंने हर तरह से भोला को समझाने की कोशिश की, पर मैं नाकाम रही। वो घर से बाहर रहने लगा, हर समय खोया खोया रहता। बहुत समझाया पर वो मानने को तैयार नहीं था। न खाने की सुध होती न पीने की। इस तरह 4 साल निकल गए। अब मुझे भी लगने लगा था कि उदय से ज्यादा नजदीकियां घर बर्बाद कर देंगी, और फिर मैंने उदय की शादी का निर्णय लिया। उदय से तुम्हारी शादी हो गई, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता था, पर उसे मेरी आदत हो चुकी थी, इसलिए हर समय वो भाभी भाभी करता। अब भी करता है, पर तब बचपना था जिसे सिर्फ मैं समझती थी, और फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उस रात और कोई नहीं बल्कि भोला था, जिसके एक शक ने उसे इतना घटिया काम करने को मजबूर कर दिया था। उसने उदय से बदला लेने के लिए इतना बड़ा पाप किया था। मुझे जब पता चला, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इतनी घटिया हरकत कर सकता है। तुम्हारे घर छोड़कर जाने के बाद हमने भी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम अचानक क्यों चली गई। लगा अभी नादान और थोड़ा समझदार होगी तो वापस आ जाओगी। पर जब तुम्हारी माँ बनने की बात पता चली तो ये भी पता चला कि उदय भी इस बात से अनजान था। किंतु एक दिन भोला ने दारू के नशे में सारी बात उदय के आगे बता दी। उदय का दिल टूट गया। हमने भोला को बहुत खरी खोटी सुनाई। उसने आत्मग्लानि से कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, और जब बाबूजी को सारी बात पता चली तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। वो भी खुद को तुम्हारा गुनहगार मानने लगे और बीमार रहने लगे। पर जानती हो रूपा, हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुमसे माफी मांग सके। उदय तुमसे प्यार करने लगा था, किंतु जब उसे भोला की सच्चाई पता चली वो तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं था। मैं नहीं कहूंगी कि उदय अन्य पुरुषों की तरह नहीं था, बहुत ही महान था। नहीं रूपा, वो भी सामान्य पुरुष ही था, पर उसने जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला किया। बाबूजी भी हमें छोड़कर चले गए। अब गांव के लोग भी मेरे और उदय के रिश्ते पर उंगलियां उठाने लगे थे। हमने लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। जिस घर को मैंने तुम्हारे साथ मिलकर स्वर्ग बनाने का सपना देखा था वो नर्क हो गया। भोला का शक हमारे घर को ले डूबा, पर तुम विश्वास करना, मैंने और उदय ने कभी भी रिश्तों की मर्यादा नहीं तोड़ी। पर हम किसी को यकीन भी नहीं दिला पाए। सच आरती, एक शक ने ना जाने कितनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बहुत कुछ अच्छा हो सकता था यदि भोला मुझ पर शक न करके सच्चाई जानने की कोशिश करता। बहुत कुछ बदल सकता था यदि हम तुम पर शक न करके तुम्हारी सच्चाई जानने की कोशिश करते। पर रूपा, सब बर्बाद हो गया। सुनते हैं मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, पर हम तो वो जीवन भी ढंग से नहीं जी सके। रूपा, सुना था कि तुमने बिटिया को जन्म दिया था। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, विश्वास करो मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। लीला ने रोते हुए रूपा के आगे हाथ जोड़ दिए। दीदी, अपने घर और जिंदगी की बर्बादी में मैं भी बराबर की भागीदार हूँ। मैंने सच्चाई छिपाकर अन्याय का साथ दिया। मैं भी अन्याय को चुपचाप सह गई। पर दीदी, मैं नादान थी, मुझे उस समय इतनी अकल भी नहीं थी। पर एक वक्त ऐसा भी आया जब महसूस हुआ कि उदय मुझे अच्छा लगने लगा था, मैं उससे प्यार करने लगी थी।
पर तब तक सब कुछ बदल चुका था। विक्रम, अब तो तुम भी समझ चुके होंगे कि मैंने तुमसे शादी क्यों नहीं की। क्योंकि मैं अपने जीवन की कालिक से तुम्हारे जीवन को काला नहीं करना चाहती थी। उस रात अगर मैं तुम्हारे साथ शहर आ जाती, तो दुनिया की नज़र में मैं सच में चरित्रहीन साबित हो जाती और तुम्हारा प्यार भी गुनाह हो जाता। दीदी, ये आरती है हमारी बिटिया, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई है और यही तुम्हारा इलाज कर रही है। लीला ने आरती के आगे हाथ जोड़ दिए। नहीं बड़ी माँ, ऐसा मत करिए। अतीत में जो भी हुआ गलत हुआ, बहुत ही दुखदाई था, पर अब उन बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो भी हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। पर इसे पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो बिना बात की सजा पाता रहा और अपने प्यार के लिए उसने अपने सपनों और अरमानों की बलि चढ़ा दी। वो है मेरे विक्रम सर। उदय ने सारी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे और मेरी माँ को नहीं अपनाया। और विक्रम सर रूपा माँ से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मुझे भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया। रूपा माँ को जाने अनजाने अपना सारा जीवन दे दिया और मुझे प्यार के साथ साथ आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। मुझे हर वो चीज़ विक्रम सर से मिली जो एक बेटी को अपने पिता से मिलनी चाहिए। पर विक्रम सर, अब नहीं, आपको आपकी जीवन भर की तपस्या का फल भी मिलना चाहिए। आज से आप मेरे विक्रम सर नहीं बल्कि मेरे पिता हैं। माँ, अब और नहीं, अब आपकी एक नहीं चलेगी। आपको विक्रम सर को मेरे पिता के रूप में स्वीकार करना ही होगा। आरती ने दृढ़ता के साथ कहा। पर बिटिया, उदय आगे बढ़कर बोला। उदय जी, अब आपकी भाभी जल्द ठीक हो जाएंगी। पर उदय आगे कुछ न कह सका और आरती वहां से चली गई। पीछे पीछे रूपा और विक्रम भी चल दिए। दोस्तों, समय कितना भी बुरा हो, एक दिन बदलता ज़रूर है और मेहनत रंग लाती है। हमें परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए। भोली-भाली रूपा की सूझबूझ और मेहनत ने समय को भी पलट दिया। साबित कर दिया कि हर बरसात तूफ़ानी नहीं होती, कुछ मन को सुकून और ठंडक पहुँचाने भी आती है। जलती आत्मा को राहत पहुँचाने वाली वही होती है। दोस्तों, सब कुछ दिल के मौसम पर निर्भर होता है। आप दुखी हैं तो आसमान से बूंदें नहीं, आँसू बरसने लगते हैं। और अगर मन खुश है, जीवन में सब कुछ ठीक है, तो काले बादल भी गोरी के नैनों का काजल लग। इसलिए कोशिश कीजिए दिल का मौसम हरा-भरा रहे। द एंड।